previously we had looked into the effect of undercooling, or if I could say it as delta T. डेल्टा टी का क्या इफेक्ट होता है क्रिटिकल रेडियस के ऊपर? If delta T increases, what happens to the critical radius? डेल्टा टी है क्या, ये पता है? Sir, decreases. Very good. Delta T is undercooling. If delta T decreases, the critical radius also decreases, and so does the activation free energy. Critical activation free energy decreases. All right. यानी कि अगर this is my melting temperature or transformation temperature, and if I have two undercooling temperatures T1 and T2, so delta T1 would be less than delta T2, and in the second case आपके पास जो critical radius की requirement है वो कम होगी. That means R2 would be less than R1. ये तो हमें लास्ट लेक्चर से क्लियर हो गया था. नाउ इफ वी लुक एट द नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई एंड स्टार, वी हैड इंट्रोड्यूस्ड फॉर्मुलेशन फॉर द नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई जिनका रेडियस जो है वो इट इज ग्रेटर देन आर क्रिटिकल. इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. And if we look at the relationship, this is the relationship for the number of critical or stable nuclei with regards to temperature, and we had looked into this relationship. अगर हम इसको थोड़ा सा और डिसाइफर करने की कोशिश करें तो K1 is a constant which is related to the total number of nuclei of the solid phase. You don't need to memorize this, you don't need to have the derivation for this. इसका मकसद क्या है? I'll come to it in a minute's time. K1 is basically a constant which is related to the total number of nuclei of the solid phase. Further, it says that changes in temperature have a greater effect on the magnitude of critical Gibbs free energy, which is the term in numerator, than the temperature itself, which is the term in denominator. यानी कि ये T जो है, it is basically representing the temperature to which you have undercooled your system. All right. Now it says that if I decrease this temperature, or in other words, if I am increasing undercooling, T को कम कर रहा हूं तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि अंडरकूलिंग बढ़ जाएगी. This decrease in temperature would result in a greater effect on the critical free energy. इस टेम्परेचर को डिक्रीज करने का इफेक्ट जो है वो इस गिब्स फ्री एनर्जी पे ज्यादा होगा. इन अदर वर्ड्स, if I decrease temperature या अंडरकूलिंग इंक्रीज करूं to some extent, गिब्स फ्री एनर्जी जो है, क्रिटिकल गिब्स फ्री एनर्जी जो है, it would reduce to a greater extent. As a result, the exponent term would increase, exponent of the negative term would increase to a greater extent, and the number of stable nuclei would also increase. यानी कि इस टेम्परेचर को कम करने से मेरे पास नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो बढ़ जाते हैं. इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ये तो सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशनशिप में आपका जो वेरिएबल्स के चेंज होने का आपस में इंटर रिलेशन है वो हमने देखा है. दूसरे लफ्जों में अगर मैं ये करूं कि इफ आई वांट टू ड्रॉ अ रिलेशनशिप या रिप्रेजेंट ए स्कीमेटिक और एन इलस्ट्रेशन, किसके दरमियान? द नंबर ऑफ क्रिटिकल न्यूक्लियाई वर्सेस द टेम्परेचर ऑफ अंडरकूलिंग. आई कुड हैव दिस रिलेशनशिप कि दिस इज माय ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर, जो कि लिक्विड टू सॉलिड में जो है वो मेल्टिंग टेम्परेचर भी हो सकता है. और यहाँ पे ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई. तो रिलेशनशिप किस किस्म का होगा कि द नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई एज आई डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर मैं इस टेम्परेचर तक अंडरकूलिंग करता हूं या मैं इस टेम्परेचर तक अंडरकूलिंग करता हूं, तो नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई जो है
वो दोनों में फर्क होंगे, और जितनी अंडरकूलिंग ज्यादा होगी उतने मेरे नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई ज्यादा होंगे. इज दिस क्लियर? डज दिस मेक सेंस? द रेड लाइन. सर एक क्वेश्चन था इसमें. जी पूछिए. सर एक्सपोनेंट सर डिक्रीज नहीं हो रहा है यहाँ पे? इस पूरी टर्म को जब आप लेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ अ नेगेटिव टर्म विच इज डिक्रीजिंग, अगर आप लें एक्सपोनेंट ऑफ -0.5 और एक्सपोनेंट ऑफ -0.7, किसका एक्सपोनेंट बड़ा होगा? तो -0.5 का. जी -0.5 का सर. दोबारा सोचें. e की पावर -0.7 सर, -0.7 का. तो फिर तो अगर इस टेम्परेचर की वजह से ये टर्म छोटी होती है तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा विद अ नेगेटिव साइन. नहीं, आप ऐसा करें, ये दोनों एक्सपोनेंट लें आप. डू यू हैव कैलकुलेटर्स विद यू? यस सर. तो जरा दोनों के Yes, एक्सपोनेंट लें ना. दोनों के एक्सपोनेंट लें. एक्सपोनेंट ऑफ -0.5 क्या होता है? सर 1/e की पावर 0.5. वैल्यू क्या होती है यार? कैलकुलेटर में सीधा ई का बटन है यार, यूज करो. 0.61. 0. 61. और एक्सपोनेंट ऑफ -0.7 क्या होता है? सर 0.4. 0.4965. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब मैंने टी कम किया तो डेल्टा जी जो है वो ज्यादा कम हुआ. दैट इज द केस कि आई हैव अ वैल्यू ऑफ 0.5, और दूसरे केस में आई हैव वैल्यू ऑफ 0.7. लेकिन चूंकि नेगेटिव साइन है तो एक्सपोनेंट ऑफ 0.5 जो है वो ज्यादा होगा, और एक्सपोनेंट ऑफ 0.7 जो है -0.7 जो है वो कम होगा. इन अदर वर्ड्स, जब मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो डेल्टा जी भी जो है वो ज्यादा कम हो रहा है, विच इज द केस फॉर 0.5. लेकिन जब इसके नेगेटिव का एक्सपोनेंट लूंगा तो वो टर्म बढ़ जाएगी. इन अदर वर्ड्स, जब टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो डेल्टा जी कम हो रहा है, लेकिन इस डेल्टा जी के साथ नेगेटिव साइन लगा के जब आप एक्सपोनेंट लेंगे उसी छोटी टर्म का, तो आपका एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, और उसका इफेक्ट जो होगा वो नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई के ऊपर क्या होगा कि वो भी बढ़ जाएंगे. मेकिंग सेंस नाउ? यस सर, अब क्लियर है. तो ये तो आपने इफेक्ट देख लिया कि टेम्परेचर के साथ नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई का क्या इफेक्ट है. Another factor which is a temperature dependent step in nucleation is basically uh, the movement of atoms. यहाँ पे अगर न्यूक्लियाई बनना शुरू हुआ है तो इर्द गिर्द से एटम्स जो हैं वो डिफ्यूज करेंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ताकि न्यूक्लियस के साथ अटैच होकर उसको ग्रो करवा सकें. इज दिस क्लियर? अगर न्यूक्लियस ने ग्रो करना है तो कैसे ग्रो करेगा? आसपास से जो एटम्स है वो आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे लिक्विड में से. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. अच्छा, तो क्लस्टरिंग ऑफ एटम्स बाय शॉर्ट रेंज डिफ्यूजन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर, ये इफेक्ट जो है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू डिफ्यूजन, और टेम्परेचर एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन आर डायरेक्टली रिलेटेड. किस तरह कि अगर आपका टेम्परेचर कम होगा तो आपकी डिफ्यूजन जो है वो कम होगी. क्लियर? यस सर. The diffusion effect is related to the frequency at which atoms from the liquid attach themselves to the solid nucleus, which is defined by V having a subscript D. Vd जो है ये वो frequency है जिसके साथ atoms आके attach हो रहे हैं. अच्छा मुझे बताएं, चलें एक जनरल सवाल पूछ लूं. Vd जो frequency है
इसका टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होगा? इफ आई डिक्रीज द टेम्परेचर तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एटम्स गेटिंग अटैचिंग टू द न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा सर। दोबारा सुने सवाल। अगर मैं सर कम टेम्परेचर होगा। कम कर रहा हूं तो ये जो एटम्स जिन्होंने डिफ्यूज होके इस न्यूक्लियस तक पहुंचना है वो ज्यादा तेजी से पहुंचेंगे या कम तेजी से पहुंचेंगे? सर कम तेजी से पहुंचेंगे। सर कम तेजी से। दूसरे लफ्जों में टेम्परेचर का कम होने का मतलब ये होगा कि जो विसिनिटी में एटम्स हैं they would require time to get to the nucleus and attach themselves to the nucleus. Clear? यस सर। अच्छा, the dependence of VD on temperature उसका relationship ये दिया हुआ है कि VD is related to temperature with regards to activation energy and a constant K2. QD is the temperature independent parameter, which is the activation energy for diffusion, and K2 is also a temperature independent constant. दूसरे लफ्जों में जब मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो the rate at which my atoms are getting attached to the nucleus would also decrease. All right? यस सर। अच्छा, टेम्परेचर के इसेंशियली दो इफेक्ट्स हो रहे हैं जो कि आप लोगों को देखने के कैसे वेरी हो रहे हैं। ये इफेक्ट जो है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैचमेंट ऑफ एटम्स टू द न्यूक्लियस, वीडी फ्रीक्वेंसी। और ये टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है कि अगर टी मेल्टिंग में रही है या टी ट्रांसफॉर्मेशन ये टेम्परेचर है, एंड इफ आई डिक्रीज माय टेम्परेचर टू अ वेरी लार्ज अंडर कूलिंग, अगर मेरी अंडर कूलिंग बहुत ज्यादा होगी तो द फ्रीक्वेंसी विद विच एटम्स आर गेटिंग देमसेल्व्स अटैच्ड टू द न्यूक्लियस कम हो जाएगी, वीडी जो है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर मेरी अंडर कूलिंग कम है, डेल्टा टी कम है, तो जो नंबर ऑफ एटम्स गेटिंग देमसेल्व्स अटैच्ड टू द न्यूक्लियस जिस फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच हो रहे होंगे वो बढ़ जाएगी। क्लियर? यस सर। अच्छा, तो अगर हम देखें देयर आर ये as it says a decrease of temperature results in reduction of the frequency at which atoms are getting themselves attached to the nucleus. अच्छा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूक्लिएशन रेट एन डॉट, दैट मींस न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। न्यूक्लियाई जो कि क्रिएट हो रहे हैं एक गिवन वॉल्यूम में पर सेकेंड के हिसाब से, वो कैसे कैलकुलेट करने? वो जो है इट्स सिंपली द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और क्रिटिकल न्यूक्लियाई एंड द रेट एट विच एटम्स आर गेटिंग अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, इनका प्रोडक्ट है। मेरे पास ये न्यूक्लियाई है जो कि क्रिटिकल साइज का है, इसके ऊपर एक लेयर ऑफ एटम और लग गई तो इट वुड बिकम इनटू अ न्यूक्लियस। क्रिटिकल साइज से थोड़ा सा भी साइज बड़ा हो गया तो इट वुड कन्वर्ट इनटू न्यूक्लियस। तो एक मेरे पास ये है कि हाउ मेनी ऑफ दीज क्रिटिकल न्यूक्लियाई डू आई हैव। दूसरा ये है कि द रेट एट विच एटम्स आर गेटिंग अटैच्ड टू दिस क्रिटिकल न्यूक्लियस। Product of these two would give me the rate at which nucleation is taking place. All right? Is it making sense? एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज। सर एक क्वेश्चन है सर, आपने सर अभी कहा था कि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेट एट विच एटम्स आर अटैचिंग टू द न्यूक्लियस विल आल्सो डिक्रीज, लेकिन सर जो जी, डेल्टा जी। टी था उसके साथ ये रिलेशन ये इन्वर्स हो गया है। नहीं, जो देखें ना, अंडर कूलिंग टेम्परेचर था सर। अंडर कूलिंग जितनी ज्यादा होगी, देखें अंडर कूलिंग क्या है, इट इज टी मेल्टिंग माइनस टी। ठीक है, हमने ये कहा था कि जितना डेल्टा जितना टी हम कम करेंगे उतना जो वी डी है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। अच्छा, अब अगर जितना मेरा टी कम है, टी कम से मुराद ये है कि टी की ये वैल्यू फर्ज कर लें, तो डेल्टा टी को क्या होगा? ओके सर, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। टीएम कांस्टेंट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, जितना डेल्टा टी ज्यादा होगा उतना मेरे जो फ्रीक्वेंसी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, न्यूक्लिएशन रेट जो है
it is basically product of number of critical nuclei multiplied by the rate at which atoms are attaching to the critical nuclei multiplied by a constant. और अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को देखूं तो n स्टार की जगह I have placed k1 एक्सपोनेंट डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी और kt, और vd की जगह मैंने ये एक्सप्रेशन डाल दी है. फॉरगेट एक्सप्रेशन, सिर्फ आपको ग्राफ पे ज्यादा फोकस करना है. वो है ये K3 is number of atoms on the nucleus surface. It's another constant, so you don't need to worry about the mathematical side, but you need to understand the relationship. This is the number of nuclei having the critical size. ये इफेक्ट क्या है कि जैसे जैसे मेरा डेल्टा टी बढ़ता जा रहा है, दूसरे लफ्जों में जैसे मेरा टी की वैल्यू कम होती जा रही है, एन स्टार जो है वो बढ़ता जा रहा है. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. दूसरा इफेक्ट हमने देखा था कि जैसे जैसे मेरा टी कम हो रहा है वैसे वैसे मेरा वीडी जो है वो भी, सॉरी, जैसे जैसे मेरा टी कम हो रहा है वैसे वैसे मेरा वीडी भी जो है कम हो रहा है. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर. और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो बेसिकली जो है वो न्यूक्लिएशन रेट को डिफाइन करता है कि न्यूक्लिएशन कितनी तेजी से हो रही है. तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब मैं लूंगा तो इस किस्म की कर्व बनेगी विच इज रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लिएशन रेट, द ग्रीन लाइन. क्लियर? यस सर. अच्छा, अगर इसको हम जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये कह रहा है द न्यूक्लिएशन रेट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्या बता रहा है कि विद द रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द मेल्टिंग टेम्परेचर द न्यूक्लिएशन रेट फर्स्ट इंक्रीजेस, achieves the maximum and it subsequently diminishes. यानी कि डेल्टा टी के साथ साथ ये पहले बढ़ता है, एक मैक्सिमम न्यूक्लिएशन रेट पे आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इट स्टार्ट्स टू फॉल बैक. क्लियर? यस सर. Yes, sir. अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि जब मेरा टी की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू कम है, इस केस में क्या चीज है जो कि न्यूक्लिएशन रेट को बढ़ने नहीं दे रही या कंट्रोल करके रखा हुआ है? किस वजह से न्यूक्लिएशन रेट मेरा जो है कम है? पहली चीज तो ये बता दें, पहली चीज तो ये बता दें, ये चीज समझ, एक मिनट, पहली चीज तो मुझे ये बता दें कि जब मेरी टी की वैल्यू ज्यादा है और डेल्टा टी की वैल्यू कम है तो न्यूक्लिएशन रेट मेरा ज्यादा है या कम है? सर कम है. कम है. नाउ न्यूक्लिएशन रेट क्यों कम है? क्या चीज ऐसी है जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रही है? Sir, VD. चले, लेट्स सी. क्योंकि QD टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो फिर सर वो इंक्रीज हो. देख ले, लेट्स सी. At higher temperatures, nucleation rate is suppressed because of small activation driving force. डेल्टा जी स्टार की वैल्यू जो है वो कम होती है, ज्यादा होती है, सॉरी. इफ यू रिमेंबर, हायर टेम्परेचर्स के ऊपर what is it that is restricting? डेल्टा जी स्टार. सॉरी, सर वो ज्यादा डिक्रीज होगी डेल्टा जी. at higher temperatures nucleation rate is suppressed because of small. अच्छा, हाँ ठीक है ना. एट हायर टेम्परेचर्स अगर मैं यहाँ पे हूँ तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी सर, कम होगी. इफ यू रिमेंबर, डेल्टा टी का इफेक्ट क्रिटिकल रेडियस पे क्या होता है और जी स्टार पे क्या होता है? सर क्रिटिकल रेडियस डिक्रीज होता है डेल्टा टी के इंक्रीज होने से. दोबारा डेल्टा टी जब कम है तो क्रिटिकल रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा? ज्यादा होगा. ज्यादा होगा.
और जी स्टार भी क्या होगा, ये भी ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो हाई टेम्परेचर्स के ऊपर अगर मैं इन टेम्परेचर्स की बात करूं, इन टेम्परेचर्स पे मेरा न्यूक्लिएशन रेट क्यों सप्रेस हो रहा है, क्योंकि मेरी एक्टिवेशन ड्राइविंग फोर्स या डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, एक न्यूक्लियस को बनाने की एनर्जी जो है वो ज्यादा है। क्लियर? यस सर। ये चीज क्लियर है नहीं सर, या एक नहीं चीज क्लियर? देख ले सर, जब टी ज्यादा होगा तो डेल्टा टी सर कम नहीं होना चाहिए। डेल्टा टी कम है ना? लेकिन सर आपने डेल्टा टी के रिलेशन में लिखा है कि जब डेल्टा टी ज्यादा होगा तब जी ज्यादा होगा। जब डेल्टा टी ज्यादा हो, एक मिनट दोबारा सर इसको अभी देख लेते आपने हैं। रिलेशन लिखा था। मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो। जब टी ज्यादा है तो डेल्टा टी क्या है, कम है। सर लोअर, यस सर, इट विल बी लोअर। और जब डेल्टा टी कम है तो डेल्टा जी स्टार ज्यादा होगा सर। ये अभी भी समझ नहीं आया। सर यहाँ पे आके कंफ्यूजन नहीं आ रही सर। आपने जब एन स्टार करवाया था सर, आपने लिखा था कि जब टी कम होगा तब डेल्टा जी डबल ज्यादा कम होगा। तो एक मिनट मैंने आपको क्या करवाया था मुझे बता दे जरा। जब आपने कहा था जब टी कम होगा, जी टी कम होगा तो डेल्टा जी जी भी डबल कम होगा इनके। यस सर, ठीक है। हाँ तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेल्टा जी भी ज्यादा हो जाएगा। हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है अभी सर, क्या वो बात कर रहे हैं? सर डेल्टा टी और टी की वजह से कंफ्यूजन आ रही है सर। अब ठीक है, समझ लगी। ठीक है सर, आपने टी लिखा मुझे है समझ पहले। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। अभी तो ये चीज क्लियर है कि टी और डेल्टा जी डायरेक्ट रिलेटेड है। यस सर, अब समझ लगी सर। दरअसल आपने डेल्टा टी साथ लिखा हुआ था इसलिए वो कंफ्यूजन हो रही थी। कोई इशू नहीं। तो इट्स क्लियर नाउ। यस सर, अब क्लियर है। और लो टेम्परेचर्स के ऊपर क्या चीज रिस्ट्रिक्ट करेगी न्यूक्लिएशन को, लो एटॉमिक मोबिलिटी सप्रेसेस द न्यूक्लिएशन रेट। क्लियर है ये चीज? यस सर। तो मैक्सिमम न्यूक्लिएशन रेट अकर्स ओवर एन इंटरमीडिएट टेम्परेचर, दरमियान के किसी टेम्परेचर के ऊपर जो है ये मैक्सिमम न्यूक्लिएशन रेट होता है। और वैल्यूज ऑफ जी स्टार एंड क्यू डी आर अप्रोक्सीमेटली द सेम मैग्नीट्यूड, तब जाके ये न्यूक्लिएशन रेट जो है ये मैक्सिमम होता है। तो दरमियान का कोई टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर ये दोनों एक मैक्सिमम इफेक्ट देंगे। क्लियर इनफ? यस सर। अच्छा, नाउ एक तो हमारा न्यूक्लिएशन का स्टेप था, दूसरा स्टेप था हमारा ग्रोथ का। सॉलिडिफिकेशन में दूसरा इफेक्ट जो था वो था ग्रोथ का, कि एक दफा न्यूक्लियस बन गया तो अब ग्रो किस रेट से करेगा। सो ग्रोथ रेट इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड बाय द रेट ऑफ डिफ्यूजन, कि एटम्स कितनी तेजी से आके जुड़ रहे हैं न्यूक्लियस के साथ, दैट वुड डिटर्मिन योर ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट इट इज अगेन टेम्परेचर डिपेंडेंट as a diffusion coefficient is being involved. So this is the expression, G dot is the growth rate. This is the expression for growth rate. You don't need to worry about the maths. Q is the activation energy, and C is a pre-exponential constant which is independent of temperature. If we try to look at the plot, so the temperature dependence of G is कि जितना आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। जितना टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा उतना आपका ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। जितना आपका टेम्परेचर कम होगा उतना ही आपकी अंडर कूलिंग ज्यादा होगी और उतना आपका ग्रोथ रेट जो है वो कम होगा। क्लियर है ना? यानी कि अगर मेरा ये टेम्परेचर है तो मेरी अंडर कूलिंग बहुत ज्यादा है और ग्रोथ रेट कम है। लेकिन अगर दिस इज दी टेम्परेचर तो अंडर कूलिंग ज्यादा है, कम है, टेम्परेचर ज्यादा है एंड ग्रोथ रेट इज ऑल्सो हायर। क्लियर इनफ? यस सर, यस सर। Now this is the nucleation rate and this is the growth rate. न्यूक्लिएशन रेट ही न्यूक्लियस का बनना, कितनी तेजी से न्यूक्लियस बन रहे हैं, और ग्रोथ रेट का मतलब ये कि कितनी तेजी से ग्रो हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, कि कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन अचीव करें।
इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड और फ्रॉम फेज 1 टू फेज 2 और एनी अदर फेज. तो at a specific temperature the overall transformation rate is equal to some product of n star and g star. यानी कि अगर मेरा टेम्परेचर ये है तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, this rate multiplied by this rate, product of these two would give me the overall transformation rate. So this blue line is basically indicating the overall transformation rate for transforming liquid to the solid phase. ये ऐसी करवाती है. ऑलराइट, आपको ये पता होना चाहिए कि लो टेम्परेचर के ऊपर जो है ग्रोथ रेट और ट्रांसफॉर्मेशन रेट कम है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होकर मैक्सिमम पे जाएगा एंड देन इट वुड अगेन स्टार्ट टू डिक्रीज. इज दिस क्लियर? जी सर. अच्छा, तो मैं एक चीज बस आपको यहाँ पे और समझा दूं कि दिस इज द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन रेट, यानी कि सॉलिड और लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड 100%. तब भी यही कर्व होगी, इसी शेप की कर्व होगी. अगर 50% हुई है ट्रांसफॉर्मेशन, तब भी शेप ऑफ द कर्व वुड एसेंशियली रिमेन द सेम. क्लियर? जी सर. यस सर. ठीक है. अच्छा, नाउ हम द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन and the time required for the transformation to proceed to some degree of completion are inversely proportional to one another. Yani rate is inversely proportional with regards to the time for transformation. Let's say time for 100% transformation. जितना रेट ज्यादा होगा उतना टाइम कम लगेगा. Is it clear? जी सर. रेट और टाइम इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि अगर रेट इज हाई तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन 100% ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी लेस, या टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ट्रांसफॉर्मेशन भी कम ही होगा. क्लियर? यस सर. अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 50% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं T0.5. T0.5 मीन्स दैट 50% ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन हैज कंप्लीटेड, यानी कि 50% ऑफ द लिक्विड is now has now converted into solid, remaining is still liquid. Clear? तो T0.5 ये बता रहा है कि 50% आधी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है. क्लियर? ये आधी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इतना टाइम लगा है. ये चीज क्लियर है? अच्छा, नाउ अगर मैं लुक एट दिस कर्व, टेम्परेचर वर्सेस ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन रेट, ये कर्व भी हमने देखी थी ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन रेट की, कि पहले ट्रांसफॉर्मेशन रेट जो है वो इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पे पहुंचता है एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज. क्लियर? ये चीज क्लियर है? यस सर. ये तो अभी देखिए, यस सर. अगर इसी ट्रांसफॉर्मेशन को मैं प्लॉट करूं अगेंस्ट टाइम, तो ये एग्जैक्टली इसका इनवर्स हो जाएगा कि जहां पे आपके पास लेट्स से जिस टेम्परेचर पे आपके पास मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन रेट आ रहा था, उस टेम्परेचर के ऊपर आपके पास सबसे कम टाइम आएगा. क्लियर है? जिस टेम्परेचर के ऊपर आपके पास सबसे कम ट्रांसफॉर्मेशन रेट आ रहा था, उस टेम्परेचर के ऊपर आपके पास सबसे ज्यादा टाइम आएगा फॉर 50% ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. क्लियर है? यस सर. क्लियर है. अच्छा, तो ये टाइम जो है, ये टाइम स्केल आपको बता रहा है फॉर 50% ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. यानी कि लेट्स से मेरे पास यहाँ पे लिक्विड है और लिक्विड को आई ब्रिंग टू दिस टेम्परेचर और यहाँ पे होल्ड कर लेता हूँ. इस टेम्परेचर पे मैंने रखा हुआ है. इस टेम्परेचर पे रखने का मतलब ये है कि इट वुड टेक लेट्स से 2 hours
for 50% of the liquid to convert into solid. इसी liquid को if I keep to this temperature, so let's say it would take 15 minutes for 50% of the liquid to convert into solid. ये curve ये बता रहा है. This curve is indicating the time for 50% of the transformation with regards to the undercooling temperature. Clear enough? Yes, sir. All right. So do remember this curve is for transformation rate and this curve is for transformation time, both with regards to the undercooling temperature. We will use these curves. Mathematics mein I'll not ask you to memorize the equations, neither would you need to, but this is the curve to which I had to bring you. This curve ko we'll use later on for understanding the kinetics of the process. All right.